हम देखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो पीएम एटली होता है, पीएम एटली भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करता है। कब करता है? ये करता है पीएम एटली जो होता है, पीएम एटली की घोषणा होती है 1945 में। अब ये घोषणा क्यों करता है? क्योंकि उस समय जो होता है ब्रिटेन एक प्रकार से पूर्ण रूप से कमजोर हो जाता है। कमजोर क्यों हो जाता है? क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही जो नाजी शक्तियां होती हैं, जर्मनी है, जापान है और इटली है, इनमें क्या हो जाती है, हार जाते हैं। जैसे जर्मनी का जो शासक रहता है हिटलर, उसको वो स्वयं गोली मार लेता है, क्योंकि यूएसएसआर जो होता है उसकी सेना उसकी राजधानी तक पहुंच जाती है। जापान को अमेरिका के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और इटली है, जो इटली का शासक होता है मुसोलिनी, वहां की जनता ही उसको मार देती है। इस प्रकार से क्या होता है, नाजी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। नाजी शक्तियां यहाँ समाप्त हो जाती हैं, परंतु ब्रिटेन पूर्ण रूप से कमजोर हो जाता है, क्योंकि इसके संसाधन जो होते हैं, संसाधन कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब संसाधन कम हो जाते हैं तो वहां पर ब्रिटेन में होता है चुनाव। जब ब्रिटेन में चुनाव होता है तो वहां पर सरकार बदल जाती है। सरकार बदलती है तो वहां का जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री बनता है पीएम एटली। एटली क्या करते आते ही 1945 में घोषणा करते हैं कि हम भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। और उसी के साथ साथ एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाते हैं, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री एटली के द्वारा कौन कौन सी घोषणा की है। पहली घोषणा की बात करें, पीएम एटली के द्वारा घोषणा की गई थी 1945 में। पहली घोषणा थी, उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि भारत की जो पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देते हैं। साथ ही साथ उसने कहा कि भारत चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। ये भारत के स्वयं का अपना अधिकार होगा कि वह चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य में रह सकता है, अन्यथा इससे बाहर भी जा सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या बोला उसने, दूसरी घोषणा की कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के वह इससे परिचित हैं। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि भाई हम अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यकों के हितों से हम परिचित हैं, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि अल्पसंख्यकों की वजह से बहुसंख्यक हैं उनकी प्रगति में बाधा हो। अर्थात हम ये भी नहीं चाहते कि भाई जो बहुसंख्यक है, जो विकास कर रहे हैं, आपकी वजह से उनका विकास रुके। ठीक है, तो यहाँ पर ये घोषणाएं करते हैं। घोषणा करने के बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन, इसके जो सदस्य होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्रिप्स, दूसरा पेंथिक लॉरेंस, एक सदस्य और होता है जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य होते हैं। यहाँ पर जो पेंथिक लॉरेंस होता है, जो उस समय होता है भारत सचिव। अब भारत सचिव है जो क्या होता है, भारत सचिव होता है। भारत सचिव के अंतर्गत ही आपने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो भारत का सचिव होता है उसमें कौन, पेंथिक लॉरेंस होता है। इसी की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन का जो गठन किया जाता है और उसके लिए कह के भेजा जाता है ब्रिटेन के वहां से, पीएम से, कि आप जाइए भारत में आपको शक्ति हस्तांतरित कैसे करनी है ये योजना बनाइए, और साथ ही साथ वहां की जो पॉलिटिक्स पार्टियां उनसे क्या कीजिए, आप वार्ता कीजिए, चर्चा कीजिए और उनको शक्ति हस्तांतरित कीजिए। ये होता है कैबिनेट मिशन का मकसद। हम कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें हैं, वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशें कौन सी हैं, इसी के बारे में हम देखते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लें, यहाँ पर देख लें कि इसकी घोषणा कौन कौन थी, और जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन की यहाँ पर सदस्यों को देख लें। ठीक है, और इसके बाद इसका मकसद हम बता ही चुके हैं, हम अभी नोट करा देंगे कि मकसद इनका ये था कि जो भारतीयों को किस प्रकार से शक्ति हस्तांतरित की जाए उसकी योजना बनाना, और साथ ही साथ भारत के राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनसे क्या करना है, चर्चा करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन देखा हमने, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? क्रिप्स थे, पेंथिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। पेंथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन का मकसद क्या था? कैबिनेट मिशन का मकसद था कि जो शासन की शक्ति है, शासन की शक्ति को भारतीयों को क्या करना, हस्तांतरित करना। और एक कहा कि भारतीय जो नेता हैं उनसे क्या करें, हम भारतीय नेताओं से जाके आप चर्चा करें। एक इसका मकसद था, ये था कैबिनेट मिशन का।
ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश है, क्या कौन कौन सी सिफारिश करता है कैबिनेट मिशन, उसके बारे में देख लें। कैबिनेट मिशन की पहली सिफारिश है संप्रभु पाकिस्तान ने, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो शुरुआत से ही 1940 के समय से ही मांग कर रही थी कि भाई हमें क्या करो कि ये पाकिस्तान दे दो, संप्रभु पाकिस्तान दे दो। यहाँ पर क्या होता है कैबिनेट मिशन में इस मांग को क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, किस मांग को खारिज कर दिया जाता है, संप्रभु पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो अलग से मांग की जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा, उसको क्या किया जाता है यहाँ पर सिरे से खारिज कर दिया जाता है। दूसरा भारतीय संघ है, जो भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को क्या होंगे, शामिल होंगे। ब्रिटिश प्रांत है, जो ब्रिटिश प्रांत यहाँ पर हम देखेंगे जो आगे विधानसभा बनेगी, विधानसभा है, जो विधानसभा सीटों की संख्या होगी 389, जिनमें 292 सदस्य होंगे ब्रिटिश प्रांत से और देशी रियासतें होंगी जो होंगी 93। ठीक, तो यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों की जो रियासत 296 है, सॉरी यहाँ पर 296 होगी। तो 296 में से क्या होंगे, ब्रिटिश जो गवर्नर है, गवर्नर के अधीन रहने वाली जो रियासतें थी वो थी 292 और चार थी मुख्य चीफ कमिश्नर जो उस समय था उसके अंतर्गत थी। एक कितनी थी, 296 थी। ये थी क्या देशी रियासत है, 93। ठीक है, तो इनको क्या करना था कि इन रियासतों को, ब्रिटिश प्रांत की जो रियासतें थी उनको और देशी रियासतें थी उनको क्या करना था, जो भारतीय संघ था, भारतीय संघ में क्या करना था, शामिल करना था। अगली शर्त क्या थी, यह सिफारिश थी कि संघ के पास जो विदेश, रक्षा, संचार ऐसे मुद्दे यानी कि ये विभाग रहेंगे। पहली बात, ये शक्ति पहली बार है जो ये शक्ति दी गई थी संघ को, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार ये शक्ति दी गई कि जो संघ के पास है क्या रहेगा, विदेश रहेगा, रक्षा रहेगा, संचार रहेगा, विभाग, संचार ऐसे विभाग किसके पास रहेंगे, संघ के पास रहेंगे और इनको पूर्ण रूप से शक्ति होगी कि आप इनका संचालन करें। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन के पीएम ने यहाँ पर घोषणा ही कर दी थी कि भाई आप स्वतंत्र हैं, इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण विभाग थे वो क्या कर दिया था, संघ को सौंप दिए थे। अगली सिफारिश थी कि जो संघ की कार्यपालिका और विधायिका है, इसकी क्या होगी, संघ की कार्यपालिका होगी और विधायिका होगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कार्यपालिका जो कार्य करती है, विधायिका जो विधान बनाती है, कानून बनाती है, ये सब इन दोनों की भी यहाँ पर सिफारिश कर दी कि भाई जो संघ है, संघ की स्वयं की कार्यपालिका होगी और साथ ही साथ स्वयं की क्या होगी, विधायिका होगी। ये वो चार सिफारिश है। इसके आगे सिफारिश है, हम इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम इसके आगे बताते हैं। कैबिनेट मिशन की अगली सिफारिश देखें। कैबिनेट मिशन की अगली सिफारिश थी जो संघ सूची है, संघ सूची के विषयों के अलावा यहाँ पर जो प्रांत है, प्रांतों को पूर्णतः स्वायत्तता दी गई। जो संघ सूची के विषय थे, संघ सूची के विषयों के अलावा प्रांतों को पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई कि भाई आप क्या है, अपने जो विषय हैं उन पर क्या करिए, आप कानून बनाइए। साथ ही साथ जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई, ये की गई प्रांतों को। यहाँ पर 1935 के भारत शासन अधिनियम में आपने देखा था, जो अवशिष्ट शक्तियां थी उसको एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार था कि भाई हम ये शक्तियां किनको दें। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल दिया कि जो अवशिष्ट शक्तियां रहेंगी वो किसके पास रहेंगी, प्रांतों के पास रहेंगी। और जो संघ सूची के विषय है, संघ सूची के विषयों के अलावा जो अन्य विषय हैं उन पर प्रांतों को क्या रहेगा, पूर्णतः स्वायत्तता रहेगी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा, अगली जो सिफारिश है, सिफारिश में कहा कि हमें 3 ग्रुप बनाने चाहिए। 3 ग्रुप में बनाने की बात कही, कौन कौन से ग्रुप थे, ग्रुप ए में हिंदू प्रांतों को रखा गया। कौन कौन से हिंदू प्रांत थे, यहाँ पर देखें, बॉम्बे था, मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, वहीं पर उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रांत, ये कौन से थे, ग्रुप ए में रखे गए। ग्रुप ए में कौन कौन से, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रांत। अब ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप बी में नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रोविंस से सिंध और पंजाब को रखा गया। यहाँ देख लें ग्रुप सी में बंगाल और आसाम को रखा गया। ग्रुप सी है जो ग्रुप सी में किसको रखा गया, बंगाल को रखा गया और आसाम को रखा गया। यहाँ पर ये भी बात कही गई कि भाई ये शक्ति दी गई कि आप पहले चुनाव, इस ग्रुप से बाहर निकलना हो तो आप पहला जो चुनाव होगा, पहले चुनाव के बाद इससे आप क्या हो सकते हैं, इस ग्रुप से निकल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि 10 साल के बाद आपको ये पुनर्विचार करने की शक्ति होगी कि जो इसका संविधान है, संविधान में आप बदलाव भी कर सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर बात कही गई थी। ग्रुप से निकलने की भी शक्ति यहाँ पर दे दी कि कोई भी प्रोविंस है यदि इस ग्रुप से निकलना चाहे तो वो इस ग्रुप से निकल सकता है। कब, चुनाव होने के पहले, चुनाव होने के बाद। और दूसरा यहाँ पर ये भी कहा गया कि इस ग्रुप को ये भी शक्ति है कि जो 10 साल होगा, 10 साल के बाद आप इस संविधान को बदलने के लिए पुनर्विचार कर सकते हैं। पुनर्विचार किस पर कर सकते हैं कि भाई आपको संविधान बदलना है कि नहीं। ठीक है, ये सिफारिश इतनी है। इसके बाद आगे सिफारिश है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इतना इसको नोट कर लो, फिर हम रफ करते हैं। सिफारिश क्या थी कि संविधान का निर्माण होगा। संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाएंगे वो कैसे होंगे, प्रत्येक 10 लाख लोग होंगे, यानी 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। किसमें होगा, वो होगा संविधान सभा में। अर्थात यहाँ पर कहा गया कि जो संविधान का निर्माण होगा, संविधान का निर्माण होने के बाद जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे वो सदस्य
10 लाख लोगों से एक सदस्य को चुना जाएगा, अर्थात 10 लाख लोगों का एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला कि संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो थी ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासत। तो यहाँ पर कुल सदस्यों की बात करें तो कितनी थी, 389। एक कैसे थी, ये थी 296 प्लस 93। ठीक, ये तो क्या थी, ये होने थे यहाँ पर मनोनीत होने थे या नॉमिनेट होने थे, क्या होने थे, ये होने थे नॉमिनेट। कैसा चुनाव होना था, ये चुनाव होना था अप्रत्यक्ष। और जो ए सदस्य थे ये होने थे कैसे, ये होने थे प्रत्यक्ष चुनाव से, अर्थात निर्वाचित होने थे प्रत्यक्ष चुनाव से। क्या होने थे, ये होने थे आपके निर्वाचित। यहाँ पर भी कंडीशन, यहाँ पर क्या था, 292 जो सदस्य थे ये गवर्नर शासित क्षेत्रों से आने थे। कहां से आने थे, गवर्नर शासित क्षेत्रों से, शासित क्षेत्रों से। वहीं जो 4 सदस्य थे, इसी में से 4 सदस्य, ये 4 सदस्य आने थे मुख्य आयुक्त या कमिश्नर जो होता है, कमिश्नरी से आने थे, मुख्य आयुक्त शासित क्षेत्र से। ठीक, 4 सदस्यों को कहां से आना था, मुख्य आयुक्त या कमिश्नरी जो नियम था वहां पर कमिश्नरी लागू थी, वहां से 4 सदस्यों को आना था। और 292 सदस्यों को आना था कहां से, गवर्नर शासित क्षेत्र से, वहां से आना था। अर्थात कुल जो संविधान सभा है, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 296 सदस्य जो आने थे ये आने थे ब्रिटिश प्रांत से, और देशी रियासतों से आने थे कितने, 93। अब जो देशी रियासतों से आने थे ये कैसे आने थे, ये आने थे नॉमिनेट सदस्य। ठीक है, नॉमिनेट सदस्य होंगे मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और यहाँ पर 296 सदस्य थे, ये होने थे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। अब प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हो जाएगा 292 सदस्य जो होंगे गवर्नर का शासन था जिन प्रांतों में, वहां से आने थे। साथ ही साथ जो 4 सदस्य आने थे, 4 सदस्य जहां पर कमिश्नरी नियम लागू था वहां से कितने सदस्य आने थे, 4 सदस्य आने थे। अब यहाँ पर कांग्रेस पहले से पता था कि भाई रियासतों में अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था, उसका कांग्रेस विरोध कर रही थी जोर शोर से। मगर यहां पर कांग्रेस ने इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि यानी कि पहली बात तो उस समय इतना लंबा यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव हो पाना संभव नहीं था। संभव होने के साथ साथ उस समय में इतने संसाधन भी नहीं थे, और साथ ही साथ इतने जल्दी नहीं हो पाता कि वह प्रत्यक्ष चुनाव तत्काल हो जाते। उसके लिए चाहिए था लंबा समय, जो कांग्रेस के पास नहीं था। और कांग्रेस चाहती थी कि हम किसी प्रकार से इनसे आजाद हो जाएं, अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा समय ना दें। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि देशी रियासतों में उन्होंने चुनाव ना करवाकर अप्रत्यक्ष चुनाव को क्या कर लिया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंग्रेजों को कांग्रेस से जो अधिक समय देना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है। अगली में क्या बोला कि जो निर्वाचन होगा ये आंशिक होगा। ठीक है, आंशिक निर्वाचन होगा, और जो निर्वाचन सीटों का निर्धारण होगा वो कैसे होगा, तीनों समुदाय से होगा। 3 समुदाय कौन से, आम, यहाँ पर आम लिख देंगे, आम, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं हिंदू मुस्लिम, ठीक है, सिख। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 समुदाय से आएंगे। ठीक, जो सीटों का निर्धारण होगा। साथ ही साथ बोला जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार का जो गठन होगा वो रोजमर्रा के जो प्रशासनिक कार्य होंगे उनके मुद्दे जो होंगे उनके मुद्दों का हल निकालेगी कौन, अंतरिम सरकार। यहाँ पर जो पहले शासन, अंतरिम सरकार के पहले शासन कैसे चलता था, अंतरिम सरकार के पहले हमने बताया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है GGI और प्लस गवर्नर की जो कार्यपालिका होती इस प्रकार ये शासन करती थी। मगर अब क्या किया गया, यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में क्या थे, 14 सदस्य शामिल करना था। अब अंतरिम सरकार का गठन कैसे होता है हम उसके बारे में अभी इसी में चर्चा करेंगे, पहले इतना नोट कर लें फिर इसको हम रफ करते हैं। अंतरिम सरकार की यहाँ पर भूमिका आती है जून 1946 में। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जून 1946 में क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं अंतरिम सरकार में, और कौन कौन शामिल होता है, कौन इसका विरोध करता है, उसको हम देखेंगे इसी के बाद। पहले इतना नोट डाउन कर लें फिर इसको। यहाँ पर देखा अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब अंतरिम सरकार के गठन के लिए क्या क्या बात है, यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो अंतरिम सरकार के साथ साथ जो संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का 2 कार्य होगा। एक तो क्या करेगी, विधान बनाएगी, दूसरा क्या है कि कार्यपालिका का भी कार्य करेगी, अर्थात विधान परिषद का कार्य करेगी और संसद का कार्य करेगी। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखें पहले अंतरिम सरकार जून 1946 में, कब, जून 1946 में अंतरिम सरकार का आमंत्रण होता है। अंतरिम सरकार का आमंत्रण होता है। अब आमंत्रण में क्या होता है कि सदस्यों को जो बुलाया जाता है वो कौन कौन से सदस्य होते हैं। कुल सीटों की बात करें, कुल सीटें होती हैं इसमें 14, जिनमें 5 सीटें होती हैं, 5 सीटें हिंदुओं के लिए, 5 मुस्लिम,
एक सिख, एक ईसाई, एक हो जाता है यहां पर दलित के लिए, दलित मतलब यहाँ पर एससी। इस प्रकार से क्या हो जाता है 14 सीटों का यहाँ पर आवंटन होता है। एक सीट जो होती है, एक सीट कर दी जाती है सिख ईसाई, एक पारसी रह गई, एक सीट दे देते हैं किसको, पारसियों को। यहाँ पर कुल 14 सीटें होती हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग होती है, मुस्लिम लीग क्या करती है, इसका विरोध करती है। अब मुस्लिम लीग विरोध इसलिए करती है क्योंकि जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस चाहती है कि जो सदस्य हैं, जो 5 सदस्य हैं, यहाँ पर 5 सदस्यों में से भाई कांग्रेस चाहती है कि हम यहाँ से जाकिर हुसैन थे, जो जाकिर हुसैन को कांग्रेस अपने में शामिल करना चाहती है। जो जाकिर हुसैन होते हैं, जाकिर हुसैन को कांग्रेस क्या करती है कि अपने में शामिल करना चाहती है। मगर यहाँ पर मुस्लिम लीग का कहना होता है कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम लीग से ही खड़े होंगे, अन्यथा यहाँ से किसी अन्य दल से खड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कांग्रेस इसका क्या कर देती है, यानी कि मुस्लिम लीग क्या करती है, विरोध करती है। क्यों करती, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस चाहती है कि जो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन कांग्रेस से चुनाव लड़े, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन यहाँ पर निरस्त हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये तो निरस्त कर देता है। फिर होता है अगस्त की बात आती है, अगस्त 1946 की बात करें, अगस्त 1946 में जो कैबिनेट समिति आती है, कैबिनेट फिर से बोलती है भाई आप फिर से आई, नेहरू जी को बुलाती है, नेहरू जी से बोलती है कि भाई आप मुस्लिम लीग को छोड़िए और खुद क्या करिए, यहाँ पर अंतरिम सरकार को बनाइए। तो यहाँ पर क्या होता है, 12 अगस्त 1946 की बात है, 12 अगस्त 1940 यहाँ पर क्या होता है, नेहरू जी जो होते हैं, नेहरू जी 12 सदस्यीय सूची बनाते हैं। अब वो कैसी सूची बनाते हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम लीग होती है, मुस्लिम लीग के लिए 5 सदस्य होने थे। यहाँ पर क्या करते हैं, अंग्रेज तो बोल ही देते हैं, कैबिनेट मिशन की सिफारिश, कैबिनेट मिशन बोलती है कि भाई आप ऐसा करिए, अब हमें तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व चाहिए, सदस्य कोई भी हो। अब यहाँ पर ये करते कोई भी मुस्लिम सदस्य को आप खड़ा कर दीजिए, चाहे तो आप कांग्रेस से खड़ा करें या कहीं से करें, या कांग्रेस के सदस्य खड़े करें या मुस्लिम लीग के खड़े करें, मगर आप खुद खड़े कर दीजिए, जिससे यहाँ पर क्या हो कि वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नेहरू जी जो होते हैं, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के लिए दिए गए थे, 5 सदस्यों की जगह 3 सदस्य जो होते हैं ये मुस्लिम लीग से मुस्लिम सदस्यों को खड़े कर देते हैं, 3 सदस्य। तो यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या 14 होने थी वो हो जाती है कितनी, 12। ये सूची तैयार करके कहाँ दे देते हैं, ये देते हैं कैबिनेट मिशन में। तो यहाँ पर अब जैसे ही यहाँ पर पता चलता है मुस्लिम लीग को, भाई यहाँ पर क्या हो गया है कि कांग्रेस ने अपनी ओर से मुस्लिम सदस्यों को खड़ा कर दिया है, जो मुसलमानों को क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मुस्लिम लीग को जैसे ही पता चलता है, मुस्लिम लीग क्या करती है, यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा करती है। मुस्लिम लीग क्या करती है, मुस्लिम लीग है जो 16 अगस्त को, कब, 16 अगस्त प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और साथ ही साथ क्या करती, अलग से पाकिस्तान को कहती कि नहीं हमें तो अलग पाकिस्तान दीजिए, अलग पाकिस्तान की मांग कर देती है। और जब उसी दिन क्या होता है, 16 अगस्त को जब ये प्रत्यक्ष कार्रवाई की मांग करती है, जब उसको पता चलता है कि नेहरू ने यहाँ पर क्या अंतरिम सरकार का गठन करने का प्रस्ताव भेज दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 16 अगस्त होता है, मुस्लिम लीग 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाती है और साथ ही बोलती है कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। और उस दिन देश में बहुत ज्यादा दंगा होता है, बहुत ही अधिक क्या होती है, हिंसा होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि भाई प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी कि इस दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजों को भी लगता है कि भाई अब थोड़ा यहाँ पर रुक जाए, फिर थोड़ा और समय बीतता है। अंततः यहाँ पर देखा जाता है कि जो सितंबर 1946 की बात करें, सितंबर 1946 में क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन हो ही जाता है। कब होता है, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। अंतरिम सरकार का गठन, जब अंतरिम सरकार का गठन, यहाँ अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि भाई हमें यहाँ क्या करें कि मुसलमानों को यहाँ पर छोड़ दें, मुस्लिम लीग को छोड़ दें, हिंदू भी नहीं चाहते थे। मुसलमान यानी कि अंग्रेजों का कहना था कि भाई हमें यदि भारत तो हमें छोड़ना ही, हम ऐसा भारत नहीं छोड़ना चाहते कि भारत में सांप्रदायिक रूप से दंगे हो, हिंसा हो, क्योंकि वहां भी अंग्रेजों का जो सम्मान की बात थी, यहाँ पर वो भी नहीं चाहते थे कि हमारे विश्व में क्या हो, यानी कि इज्जत क्या हो, धूमिल हो।
इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम लीग को भी साथ में ले चलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या है, मुस्लिम लीग भी इसमें इसी रुख को अपना लेती है, शांत हो जाती है और वो क्या करती है, अंतरिम जो सरकार होती है, अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। वो फैसला कौन लेती है, उस समय जो नेता होते हैं लियाकत अली जिन्ना जो होते हैं, लियाकत अली जिन्ना के नेतृत्व में यहाँ पर अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। कौन, मुस्लिम लीग। किसके नेतृत्व में, लियाकत अली जिन्ना, लियाकत अली जिन्ना के नेतृत्व में क्या हो जाती है, अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है मुस्लिम लीग। यही अंतरिम सरकार में इनको वित्त मंत्रालय का विभाग सौंपा जाता है। क्या दिया जाता है, वित्त मंत्रालय दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है लियाकत अली जिन्ना को। क्या दिया जाता है, वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है और साथ ही यहाँ पर क्या हो जाती है, अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। अंतरिम सरकार हमने देखा, अंतरिम सरकार का जो घोषणा है यानी कि शुरुआत होती है, जो आमंत्रण भेजा जाता है वो कब भेजा जाता है, ये भेजा जाता है जून 1946 में, जिसमें कितने कितने सदस्यों को होना था, 5 हिंदुओं को होना था, 5 मुस्लिम को होना था, 1 सिख को होना था, 1 ईसाई को, 1 दलित को, 1 पारसी को। ठीक है। अब यहाँ पर जो मनमुटाव जो हुआ था मुस्लिम लीग और हिंदुओं के बीच में, वो इसलिए हुआ था कि कांग्रेस चाहती थी कि जो जाकिर हुसैन के यहाँ कांग्रेस से खड़े हों, मगर मुस्लिम लीग का कहना था कि जो सदस्य हैं, मुसलमान सदस्य हैं, वो मुस्लिम लीग से ही खड़े होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये विरोध होता है, मुस्लिम लीग क्या करती है, अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर देती है। फिर अगस्त की बात है, अगस्त 1946 में जो फिर से अंतरिम सरकार को गठन करने के लिए नेहरू जी से कहा जाता है कि आप आइए, मुस्लिम लीग को छोड़िए, अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। यहाँ पर क्या होता है कि नेहरू जी आते हैं। अब जो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, वहां पर 3 सदस्यों क्या करते थे, रिप्लेस कर देते हैं उनको, यानी कि 3 मुस्लिम सदस्य को खड़ा कर देते हैं 5 सदस्यों की जगह। तो यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही मुस्लिम लीग को पता चलता है कि भाई इन्होंने तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन कर रहे हैं, तब मुस्लिम लीग क्या करती है, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है और उस दिन क्या करती है, बहुत ज्यादा हिंसा होती है और साथ ही साथ बोलती है कि हमें अलग से पाकिस्तान दीजिए। तो यहाँ पर कड़ा विरोध होने के साथ क्या होता है कि यहाँ पर अंग्रेज भी नहीं चाहते थे भाई हम मुस्लिम लीग को छोड़कर अलग से कार्रवाई करें, तो यहाँ पर ये हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है, सितंबर 1946 में अंततः लियाकत अली जिन्ना जो होते हैं, लियाकत अली जिन्ना अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेते हैं। जब अंतरिम सरकार में फैसला लेते हैं, यानी कि शामिल होने का फैसला लेते हैं, कब लेते हैं, सितंबर 1946 में। लियाकत अली जिन्ना को कौन सा पद दिया जाता है, वित्त मंत्रालय का पद दिया जाता है। इस प्रकार जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार में पुनः कितने मंत्री हो जाते हैं या कितने सदस्य हो जाते हैं, कुल हो जाते हैं 14 सदस्य। ठीक, पहले यहाँ पर कितने हो गए थे, बाद में 12 हो गए थे, फिर जब मुस्लिम लीग शामिल हो जाती तो कुल कितने हो जाते, 14 सदस्य हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे घटनाक्रम, इतना पहले नोट डाउन कर रहे हैं। क्या होता है, 20 फरवरी की बात है, 20 फरवरी 1947 को पीएम एटली के द्वारा घोषणा की जाती है कि जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब पूर्ण रूप से यहाँ पर खत्म कब हो जाएगा भारत में ब्रिटिश शासन, ये हो जाएगा जून 1948 तक ब्रिटिश शासन। ठीक, उसी समय क्या होता है कि जो भारत का गवर्नर बनता है वो कौन बनता है, माउंटबेटन बनता है। माउंटबेटन के बनने के पहले क्या होती है कि कांग्रेस में एक प्रकार से शुरुआत होने लगती है अंदर ही अंदर कि भाई जो मुस्लिम लीग होती है, मुस्लिम लीग से कांग्रेस इस प्रकार से त्रस्त हो जाती है और मुस्लिम लीग अंदर ही अंदर बोलने लगती है भाई कि अब इसको अलग ही कर दो, ये अलग होना चाहिए। वैसे ही हर काम में क्या बनी है, रोड़ा बनी हुई है। कोई भी काम करते हैं वहां पर पैच फंसा लेती है, कोई काम आराम से करने ही नहीं दी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मुस्लिम लीग को अलग करने से, अलग हिस्सा देने के लिए भी यहाँ पर कांग्रेस क्या हो जाती है, एक प्रकार से राजी हो जाती है, क्योंकि पूर्ण रूप से त्रस्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 3 जून 1947 की बात करें जो हम मानते हैं, 3 जून को क्या होता है, माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत क्या होता है, पहला जो प्रावधान होता है माउंटबेटन प्लान के, इसमें कहा जाता है कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो क्षेत्र इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, माउंटबेटन का जो पहली शर्त होती है, बोला जाता है कि संविधान है जो संविधान सभा द्वारा जो भी संविधान बनाया जाएगा वो संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो क्षेत्र इसे स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये बोला गया कि भारत का जो भी बंटवारा होगा, जो भी बंटवारा भारत का होगा, भारत पाकिस्तान हो या जैसा भी हो, वो बंटवारा जो भी होगा वो कैसे किसको स्वीकार होगा, वो संविधान यानी कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा उसको क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। यहीं से 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की क्या होती है, शुरुआत होती है और यहीं से भारत का स्वतंत्रता अधिनियम शुरुआत अधिनियम आता है। ठीक है, पहले इसको इतना नोट डाउन कर ले, फिर इसके बाद हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम की जो प्रावधान है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले इतना नोट डाउन कर ले,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके प्रावधान की बात करें, यहाँ पर क्या बोला कि भारत है जो, भारत दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेटस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, बांटा गया, क्या क्या, भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट में बांटा गया। साथ ही साथ भारत या पाकिस्तान को यह आदेश या अधिकार दिया गया कि वह ब्रिटिश जो कॉमनवेल्थ है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल हो, अन्यथा ना हो। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हुआ था जिसमें यानी ब्रिटिश सरकार पहले क्या करती, जो ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश थे, ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वही था। या तो भारत या पाकिस्तान चाहे तो इसमें शामिल हो, अन्यथा ना हो। इनकी क्या है, स्वयं की शक्ति है, ठीक, या स्वयं को अधिकार दे दिया। साथ ही साथ ये बोला कि जो वायसराय का पद था, वायसराय के पद को क्या कर दिया है, यहाँ पर खत्म कर दिया गया। वायसराय का पद खत्म कर दिया, एक नया पद बनाया जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता है। गवर्नर जनरल को अब संवैधानिक पद बना दिया, जो क्या, जिसकी मांग कहाँ की गई थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कही गई थी। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर जनरल का जो पद होता है वो संवैधानिक पद के रूप में यहाँ पर सृजित कर दिया गया और कहा एक पद तब तक बना रहेगा जब तक क्या होगा कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपना अपना संविधान नहीं बना लेते। फिर बाद में ये भी बोला कि ये जो पद है आखिर तक जाएगा और यहाँ पर राष्ट्रपति का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पर वायसराय के पद को खत्म कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल या संवैधानिक प्रमुख के रूप में यहाँ पर एक नए पद का सृजन हो जाता है। और वहीं पर ये भी बोला जाता है कि तब तक बना रहेगा पद जब तक कि दोनों देश अपना अपना संविधान नहीं बना लेते, ठीक। यहाँ पर एक और होता है, तीसरा है, यहाँ पर बोला कि भारत सचिव का पद खत्म कर दिया जाएगा। जो भारत सचिव जो ब्रिटेन में बैठा था उसका भी पद यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सिविल सेवा होती है, सिविल सेवा में नियुक्ति होती है, नियुक्ति जो होती थी उसमें आरक्षण होता था, वो आरक्षण यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जो भारतीय रियासतें हैं, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश शासन खत्म हो जाता है और साथ ही साथ ब्रिटिश रियासतों को बोला जाता है कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या तो खुद स्वयं स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यहाँ पर कोई जबरन नहीं था। जो भारतीय रियासतें हैं, भारतीय रियासतों पर क्या हो जाए तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये बोला जाता है कि भारत या पाकिस्तान में ये शामिल हो सकती हैं या स्वयं क्या रह सकती हैं, स्वतंत्र भी रह सकती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 4 प्रावधान हो चुके हैं 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के। इसके बाद हम आगे के प्रावधान और देखते हैं। आगे के प्रावधान में कहा गया है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा को किसी देश के संविधान को अपनाने और ब्रिटिश जो कानून है, ब्रिटिश कानून को समाप्त करने का अधिकार है। साथ ही साथ ये बोला कि संविधान सभा है, संविधान सभा को संविधान बनाने की शक्ति है, ठीक है। जो संविधान सभा को क्या विधानसभा बनाने की शक्ति है, सॉरी यहाँ पर बोला विधानसभा बनाने की शक्ति है। साथ ही साथ ये बोला कि नया संविधान बनते ही 1935 के भारत शासन अधिनियम को क्या बनाया जाएगा, आधार बनाया जाएगा। बनने तक यहाँ पर सॉरी बनने तक है, यहाँ पर बोला गया जो संविधान जब तक आपका नहीं बन जाता तब तक आप 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर क्या करिए, शासन चलेगा, ठीक। और साथ ही साथ ये बोला कि जो 15 अगस्त 1947 से भारत ब्रिटेन का अधीनस्थ राज्य नहीं है। जो भारत है ब्रिटेन का अधीनस्थ अर्थात गुलाम नहीं है, उसके अधीन नहीं है। साथ ही साथ बोला कि जो रियासतें और जनजातियां हैं उन क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ जो संबंध थे अब वो संबंध या समझौते क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये हो गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधान। इसके बाद एक दो प्रावधान और है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, इसको नोट डाउन करना। पहले यहाँ पर ये बोला गया जो सम्राट प्राधिकार का स्रोत अब नहीं रहेगा। जो सम्राट है जो प्राधिकार का था इसके अधीन अब कोई कार्य नहीं होंगे। जो शाही की उपाधि थी, शाही की उपाधि से जो सम्राट शब्द था, सम्राट वाले शब्द को भी क्या कर दिया, शाही की उपाधि से हटा दिया जाता है। इसके पहले जो शक्तियां क्राउन से आ रही थी, ठीक है, अभी तक क्राउन था जो शक्ति का स्रोत था ब्रिटिश सरकार का। अब यहाँ पर क्या होगा, वही क्राउन है जो, यानी कि क्राउन के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत गवर्नर के अंतर्गत जो भारत में यहाँ पर नॉमिनेट मंत्री परिषद होती थी वो कार्य करती थी। अब यहाँ पर जो शक्तियां थी, इन सबको जो शक्तियां थी वो कहाँ से आती थी, क्राउन से आती थी। अब क्या है कि यहाँ से क्राउन से कोई भी शक्ति नहीं आएगी, ठीक है। इसके पहले ये कहा जा सकता है कि जो भारत गुलाम था उसके समय जो शक्तियां आ रही थी वो कहां से आ रही थी, वो सीधे क्राउन से आ रही थी। अब दूसरा यहाँ पर बोला कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा अब से क्या किस रूप में कार्य करेगी, विधायिका के रूप में कार्य करेगी। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया है। यहाँ पर एक बात याद रखना, अगस्त घोषणा जो हुई थी 1919 में, अगस्त 1919 में, उस समय जो एटली सदस्य था वही एटली सदस्य क्या रहता है यहाँ पर, पीएम एटली के नाम से जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, वही आखिर में क्या हो जाता है, यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक। तो वही सदस्य जो माउंटे यानी कि घोषणा, उस माउंटे की घोषणा में रहता है, एक सदस्य आता है, तो वहां पर वही सदस्य यहाँ पर क्या होता है, अगस्त घोषणा, सॉरी माउंट नहीं, अगस्त घोषणा का सदस्य रहता है जो एटली रहता है, और बाद में क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है जब भारत क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक।
तो यहाँ पर ये देखना है कि जो संविधान सभा होती है, संविधान सभा एक समय में 2 कार्य करती है। कौन कौन से कार्य करती है यहाँ पर हमें देखना है। एक स्लॉट होता है, एक स्लॉट में तो वह करती है संविधान सभा का कार्य, दूसरे स्लॉट में करती है क्या, विधानसभा का कार्य, और एक स्लॉट में करती यानी कि संविधान सभा का कार्य करती है, दूसरे स्लॉट में करती है विधायी कार्य अर्थात संसद का कार्य। ठीक, अब यहाँ पर एक देखना है कि एक दिन में 2 सेशन होते थे। एक दिन कितने सेशन होते थे, संविधान सभा के एक दिन में 2 सेशन होते थे। कितने होते, 2 सेशन होते थे। जब संविधान सभा के रूप में बैठती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था, इसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद क्या होते थे, ये अध्यक्ष होते थे। जब ये संविधान सभा जो किस रूप में बैठती थी, संविधान सभा के रूप में बैठती, संविधान का निर्माण करती थी, तब अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में बैठती थी, किस रूप में, संसद के रूप में, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे, जीवी मावलंकर, ये अध्यक्षता करते थे। यहाँ पर हमने देखा कि जो संविधान सभा दिन भर बैठती थी, एक स्लॉट में बैठती थी, तो एक स्लॉट में किस रूप में बैठती थी, संविधान सभा के रूप में बैठती थी। जब ये संविधान सभा के रूप में बैठती थी, उसके अध्यक्ष कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद जी होते थे। जब यह संविधान सभा संसद के रूप में बैठती थी, तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे, जीवी मावलंकर होते थे। इसी प्रकार से क्या होता है, 1947 तक भारत का विकास होता है, अर्थात भारत के विकास की जो घटना है हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से कैसे भारत स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन कर लें और अच्छे से अच्छे जितना अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लें। ये हमारा जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।